integrate it, add wings to your career. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएसजेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन 2010 से स्टार्ट करेंगे और अपना फ्लूइड मैकेनिक्स का ओसीएफ और जो हाइड्रोलिक मशीन का पार्ट बचा हुआ है वो अभी फिलहाल के लिए होल्ड पे रखा है, क्योंकि वो राजस्थान जेई में नहीं आता है, एसएसजेई में आता है, लेकिन उसको टाइम पे आने पे करवा दिया जाएगा। और जो कुछ सब्जेक्ट और हैं, जैसे एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो चुका है, सोल मैकेनिक्स लगभग आधा हो गया है और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल लगभग कंप्लीट हो चुका है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी चल रहा है। तो काफ़ी सब्जेक्ट आप अब तक पढ़ चुके होंगे। तो देखो अपन स्टार्ट करते हैं, और जो सब्जेक्ट नहीं भी पढ़े हैं तो मैं उसका सॉल्यूशन अच्छे से बताऊंगा क्वेश्चन का। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अपन ये भी पेपर भी करेंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। एक साल में कितने आते हैं, एक 1 ईयर में 200-200 क्वेश्चन आते हैं टोटल, उसमें टेक्निकल है 100, तो 12-13 पेपर हो जाएंगे, तो लगभग 1200-1300 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन की। ये भी पढ़ लेंगे तो वो कई बार तो ये भी काफ़ी होता है एग्जाम निकालने के लिए। तो देखो स्टार्ट करते हैं। आपको वही अटेम्प्ट करना है पहले। अगर आपने बहुत लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले, तो स्क्रीन पे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेंगे, आपको खुद को अटेम्प्ट करना है और आप फिर आंसर मैच करना है। और नहीं पढ़ा है आपको क्वेश्चन अभी पढ़ना है, तो मैं साथ में आंसर बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, आप अटेम्प्ट करने की कोशिश देखिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, पढ़िए इसको। द फ्लो इन ओपन चैनल इज टर्बुलेंट इफ द रेनॉल्ड नंबर इज। देखो अपन ने ओपन चैनल नहीं पढ़ा है ना, अब लेकिन मैंने रेनॉल्ड नंबर के लिए उस टाइम पे बता दिया था आपको। ओपन चैनल हो, इसके लिए देखो रेनॉल्ड नंबर का क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, रेनॉल्ड नंबर की लिमिट पूछी है ओपन चैनल में, है ना, तो इसलिए टर्बुलेंट पूछ लिया। टर्बुलेंट फ्लो होने के लिए रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो मैंने पाइप फ्लो और एक बाउंड्री लेयर दोनों के लिए बताया है। तो ओपन चैनल तीनों के लिए देखो रेनॉल्ड नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। पाइप फ्लो के लिए, पाइप के लिए क्या होता है ना, लेमिनार। मैं यहां पे कर दूं, आपको ये याद रखना है, लेमिनार, ये टर्बुलेंट। तो ये पहला है पाइप के लिए, पहला पाइप के लिए लिख रहा हूं, पाइप ये होता है 2000 से कम हो और 4000 से ज्यादा हो। अगर लो नंबर की वैल्यू 2000 से कम हो तो पाइप फ्लो क्या होता है, वो लेमिनार फ्लो होता है पाइप में। अगर 4000 से ज्यादा हो तब टर्बुलेंट होता है, और इन दोनों के बीच में जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो ट्रांजिशन फ्लो हो जाएगा। ओपन चैनल की बात करूं, ओपन चैनल की बात करूं तो होती है 500 और ये होती है 2000। 500 से कम हो तो लेमिनार, और 2000 से ज्यादा हो रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू तो टर्बुलेंट। और एक बाउंड्री लेयर, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये दो तो ओपन चैनल मैंने आपको अभी बताया है। बाउंड्री लेयर इसकी होती है 5 × 10⁵। अगर इससे वैल्यू कम है तो लेमिनार, इससे वैल्यू ज्यादा है तो टर्बुलेंट, ठीक है। तो तीनों मैंने एक जगह बता दी। ये क्वेश्चन अलग अलग बन जाता है, कई बार कुछ ये पूछ लेगा कि टर्बुलेंट है, टर्बुलेंट के लिए कंडीशन बताओ या लेमिनार के लिए बताओ। तो ये आपकी छोटी सी टेबल बन गई, ये आपको याद रखनी है। ये मल्टीपल क्वेश्चन बन गया, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये इसमें लिमिट है 5 × 10⁵, इससे कम है तो लेमिनार, इससे ज्यादा है तो टर्बुलेंट, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन क्या पूछा है ओपन चैनल के लिए टर्बुलेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, 2000 से ज्यादा होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा होगा, मोर देन 2000, आंसर हो गया बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पिटोट ट्यूब इज यूज्ड टू मेजर। मैंने ये पढ़ा है आपको, ये तो पिटोट ट्यूब किसके लिए मेजर करने के लिए काम आती है, ये आती है वेलोसिटी, वेलोसिटी एट स्टैग्नेशन पॉइंट। जब पिटोट ट्यूब होती है उसकी टिप पे स्टैग्नेशन पॉइंट बनता है, वहां पे वेलोसिटी 0 होती है। और दो पॉइंट्स पे लेते हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, वहां पे एनर्जी इक्वेशन लगाते हैं, और पॉइंट 1, 2 पे तो ये टिप है ही, इस पे 0 हो जाएगी वेलोसिटी। पॉइंट 1 पे जो वेलोसिटी है उसको निकाल लेंगे एनर्जी इक्वेशन या बर्नौलीज थ्योरम लगा के। तो पिटोट ट्यूब क्या मेजर करने काम आती है, वेलोसिटी एट ए स्टैग्नेशन पॉइंट। तो इसमें देखो ऑप्शन में दिख रहा है स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है। स्टैग्नेशन पॉइंट, ये क्वेश्चन दूसरा ये भी बन सकता है ना, कभी ये भी पूछ ले कि स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है। स्टैग्नेशन पॉइंट वो होता है जहां पे वेलोसिटी 0 हो। तो ठीक है, ये भी आपको यहां से पता चल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर, है ना। देखो फ्लोराइड के लिए ये अपना क्वेश्चन बता दूं तो इसके लिए होती है लिमिट है 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पे कोज फॉर रिजेक्शन होती है, यहाँ से इससे ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, इससे तो अपन को हटाई देनी है। लेकिन मैं आपको 2-3 चीज़ें इस पर अलग क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। फ्लोराइड के लिए बात हो रही है, सोल्यूशन नंबर 3 है ना, 3 है। देखो फ्लोराइड की बात हो रही है, 1 मिलीग्राम पर लीटर ये तो रिक्वायर्ड होता है, 1 मिलीग्राम पर लीटर रिक्वायर्ड होता है ना। किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? ये प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ टीथ, ये अच्छे से टीथ के लिए ना रिक्वायरमेंट होता है, उनके लिए, उसकी मजबूती के लिए 1 मिलीग्राम पर लीटर, है ना। और 1.5 मिलीग्राम पर लीटर जो है ये होता है कोज फॉर रिजेक्शन, है ना। इसे ज्यादा अपन नहीं रह सकते, कोज फॉर रिजेक्शन ये मैक्सिमम है, कोज फॉर रिजेक्शन, इसे ज्यादा अपन नहीं रख सकते फ्लोराइड की मात्रा, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर में। अब इससे अगर इससे ज्यादा हो गई तो होता क्या है, इससे ज्यादा होते ही जो टीथ है वो डिक्लोराइड हो जाएंगे, डिक्लोराइज्ड, कलर है ना वो चेंज हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है? वो होता है फ्लोराइड की वजह से। तो 1.5 मिलीग्राम पर लीटर ये है इसकी, ये क्वेश्चन अपना दिया हुआ है, ये अपना आंसर हो गया। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितना रिक्वायर्ड होता है प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ टीथ, या फिर अपनी हड्डियों की मजबूती के लिए कितना चाहिए, मिनिमम कितना चाहिए, 1 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। ये लैंग्वेज में ऐसा कुछ लिखा होगा। एक होता है नेक्स्ट लिमिट है 5 मिलीग्राम पर लीटर। अगर 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हो जाए ना, इससे ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, अपनी जो बोन है ना वो क्रश होने जाएंगी, वो तो उसको बोलते हैं बोन फ्लोरोसिस, बोन फ्लोरोसिस। अपनी जो हड्डियां हैं वही चूर चूर हो जाएंगी अगर इसकी वैल्यू 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हो जाए तो। और इसको बोलते हैं, इसको जो ये है जो टीथ है ना, टीथ का कलर चेंज होता है, जो डिकलराइज्ड होता है, उसको बोलते हैं फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस, ठीक है। और ये 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हो जाए तो ये हड्डियां जो है वो क्रश हो जाएंगी, बिल्कुल टूट जाएंगी, उसको बोलते हैं बोन फ्लोरोसिस, ठीक है। और 3 लिमिट्स हैं, 1 मिलीग्राम पर लीटर रिक्वायर्ड है, 1.5 कोज फॉर रिजेक्शन, 5 ज्यादा ही बोन टूटने लग जाएंगे तो उसको बोलते हैं बोन फ्लोरोसिस, हड्डियां टूटने क्रश हो जाएंगी। तो चलो 3 लिमिट हो गई, तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो आपको अगली बार ये नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेगा, हो सकता है कि ये क्वेश्चन भी पूछ ले, तो आपको ये ऐसे डिटेल में पढ़ना है। अगर आप डिटेल में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो देखो ऑलमोस्ट जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो तो हो जाएंगे, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन फिर भी लगा सकते हैं थोड़े बहुत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करो इसको। द shear स्ट्रेंथ ऑफ ए कोजनलेस सॉइल डिपेंड्स अपॉन ना, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, shear स्ट्रेंथ अभी सर ने पढ़ाया नहीं होगा, स्टार्ट होने वाला होगा, कुछ 1-2 क्लास के बाद हो जाएगा, कंसोलिडेशन के बाद shear स्ट्रेंथ ही आएगा। shear स्ट्रेंथ ऑफ ए कोजनलेस सॉइल, देखो इसमें एक तो दिया हुआ है shear स्ट्रेंथ, है ना टर्म, और एक है कोजनलेस सॉइल। तो सर पढ़ाएंगे तब आपको बता देंगे, वैसे आपने बीटेक में ही पढ़ा होगा, इसको स्ट्रेंथ को ऐसे लिखते हैं C प्लस सिग्मा एन टेन फाई, ठीक है। इफेक्टिव कर दूं, मैं इफेक्टिव कर दूं तो ये स्ट्रेंथ जो है वो ऐसे होती है, इसकी जनरल फॉर्म है, जो एस जो है वो shear स्ट्रेंथ है, C क्या है, C है कोहेजन, है ना, C है कोहेजन, और ये क्या है, सिग्मा एन है इफेक्टिव स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस है ये, और ये नॉर्मल स्ट्रेस है, और फाई क्या है आपको पता है, इंटरनल एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये आपको एक रिलेशन पता है, ठीक है। अब कोजनलेस सॉइल देखो, देख रखा है इसने, कोजनलेस सॉइल बोला है, तो कोजनलेस के लिए क्या हो जाएगा, C की वैल्यू 0 कोजनलेस के लिए, तो S क्या हो जाएगा, सिग्मा एन टेन फाई। तो ऑप्शन में देखो अब क्या कह रहा है, shear स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है ना, ड्राई डेंसिटी पे, और ये इसको क्या बोलते हैं, इसको गामा इंटू जेड होता है ना, इफेक्टिव है तो इफेक्टिव ले लेंगे, गामा इंटू जेड, है ना। तो ड्राई डेंसिटी पे डिपेंड करेगा ये डेंसिटी पे डिपेंड करेगा, फोर्स करेगा, क्योंकि ये इसमें ये टर्म आ रही है इफेक्टिव स्ट्रेस वाली, ठीक है। फिर आ रहा है रेट ऑफ लोडिंग, बिल्कुल करेगा, कन्फाइनिंग प्रेशर
बिल्कुल करेगा, या आप पढ़ेंगे है ना, उसमें टेस्ट आएंगे है ना, ये पूरा डिटेल में पढ़ेंगे शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल इस चैप्टर में। उसमें कन्फाइनिंग प्रेशर, ये जो कन्फाइंड टेस्ट, अनकन्फाइंड टेस्ट, ये सारी डिटेल में यू टेस्ट, यूडी टेस्ट, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, वहाँ पे देखेंगे कि ये जो है इस पे डिपेंड करता है। तो आंसर हो गया इसमें ऑल ऑफ द अबव, डी आंसर हो गया। तो चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्राई रोट। ड्राई रोट पूछा है, ड्राई रोट क्या होता है, ठीक है। ड्राई रोट देखो, इसका सॉल्यूशन दे, इसको ड्राई रोट आप ना डायरेक्ट ये याद रख लें, सीधा सीधा आंसर इसका यही है, ये है रिड्यूसेस द टिम्बर टू द पाउडर, है ना, कि ये टिम्बर को पाउडर में कन्वर्ट कर देता है, वुड को वो पाउडर में कन्वर्ट कर देता है, वो होता है ड्राई रोट। लेकिन अगर सिर्फ ये याद रख लेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा ड्राई रोट क्या है, पूरा ड्राई रोट के बारे में पता करो क्या होता है। क्वेश्चन अगली बार यही नहीं आएगा, ड्राई रोट पे भी दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। देखो सॉल्यूशन, ड्राई रोट, ड्राई रोट क्या होता है, ड्राई रोट होता है डिफेक्ट ऑफ टिम्बर, डिफेक्ट ऑफ टिम्बर ड्यू टू अटैक ऑफ फंगी। फंगी के अटैक होने से जो डिफेक्ट आते हैं वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं ड्राई रोट। उनमें से एक है ये, उसमें ब्राउन रोट भी आता है, उसमें व्हाइट रोट भी आता है ना, वेट रोट भी आता है, उनमें से एक है ये ड्राई रोट। बहुत सारे डिफेक्ट हैं ड्यू टू अटैक ऑफ फंगी, उनमें से एक है। तो एक तो क्वेश्चन इस पे बन सकता है, ये किसकी वजह से होता है, तो ये ड्यू टू अटैक ऑफ फंगी से होता है। ये क्या है, ये डिफेक्ट ऑफ टिम्बर है। तो डिफेक्ट है, टिम्बर में डिफेक्ट आता है किसकी वजह से, ड्यू टू अटैक ऑफ फंगी। तो एक तो दो क्वेश्चन तो ये बन गए। उसके आगे देखो क्या होता है, इसमें होता क्या है, इसमें होता है ये जो वुड है, ये फंगी क्या करती है, वुड को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है, उसका चूरा चूरा बना के दे देती है। आपने देखा होगा कभी, है ना, आपके घर में है ना, गेट वेट लगा होगा या फिर कोई बेड होगा, उस पर ये फंगी लगी होगी, तो उसको क्या कर देगी, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, कभी देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा होगा आपने, वुड को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किए हुए, तो वो होता है ड्यू टू अटैक ऑफ फंगी, वो होता है ड्राई रोट। ये तो हुआ, तो प्रोसेस तो ये हुआ, ये है डिफेक्ट ऑफ टिम्बर, ठीक है। ये होता कहाँ पे है, जनरली वहाँ पे होता है जहाँ पे फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं होता है ना, जैसा कि किचन हो गया या फिर कहीं रूम है जिसमें कोई खिड़की नहीं है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये वहाँ पे होता है जहाँ पे प्लेस कौन सा है, प्लेस वेयर फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर, फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर इज नॉट अवेलेबल। फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं होता है वहां पे, ये ड्राई रोट जो है देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो गया अपना ड्राई रोट के बारे में डिटेल में। तो ये क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन बन सकते हैं ड्राई रोट पे, तो ड्राई रोट पे अपने देख लिए। तो आंसर हो गया अपना बी आंसर हो गया, है ना। ये क्या करता है, वुड को पाउडर में कन्वर्ट कर देता है, ड्राई रोट उसमें फंगई अटैक होने पे। चलो नेक्स्ट, ये बिल्डिंग मटेरियल में टिम्बर चैप्टर में आपको सर पढ़ाएंगे, धनराज सर, उसमें आप देख लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रेजिन्स आर, रेजिन्स के बारे में है ना। पहले तो देखो रेजिन्स के, फिर से मैं देखूं, सिर्फ इस पे क्वेश्चन करने जाऊंगा ना। आप आगे के क्वेश्चन पेपर देखेंगे एसएससी जेईई आए हुए, तो देखेंगे उसमें कि ये सेम का सेम क्वेश्चन पूछ रहा है इसी चीज पे, लेकिन सेम क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ना। जैसे ड्राई रोड पे पूछा, तो ड्राई रोड पे सेम क्वेश्चन नहीं पूछेगा, थोड़ा सा अलग पूछ लेगा। तो अपन को जो भी क्वेश्चन आया उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए। तो उसी क्वेश्चन पे, उसी टॉपिक पे, इसी पॉइंट पे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन फिर भी अलग क्वेश्चन पूछेगा, तो वो अपन को थोड़ा सा उसके बारे में डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। तो रेजिन में फिर से देखते हैं रेजिन क्या होता है। रेजिन क्या होता है, रेजिन होता है ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। जनरली प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है, प्लांट्स में पाया जाता है, जनरली प्लांट्स में पाया जाता है। इसका मतलब क्या कह रहा हूं, ये
आर्टिफिशियल भी हो सकता है, ठीक है, सिंथेटिक जिसको अपन बोलते हैं बनाया हुआ, सिंथेटिक भी हो सकता है और नेचुरल भी मिलता है प्लांट्स में, जनरली प्लांट्स में पाया जाता है, नेचुरल में अपन को प्लांट्स में दिखता है, ठीक है। अब ये किसमें सोल्यूबल होता है? सोल्यूबल होता है ये ऑर्गेनिक लिक्विड में, ऑर्गेनिक लिक्विड में ये सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिक लिक्विड में सोल्यूबल होता है, जैसे कि अपने ऑप्शन में दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ? स्पिरिट है, वो ऑर्गेनिक लिक्विड है तो उसमें सोल्यूबल होगा। लेकिन ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है कि वाटर क्या होता है? H2O, वो ऑर्गेनिक नहीं है ना, कार्बन नहीं है इसमें, तो इसमें सोल्यूबल नहीं होता है। तो ऑप्शन पहला ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट है ना। अब देखो इसका यूज होता है वर्निश में, है ना, जो रेजिन है इनका यूज होता है वर्निश में। वर्निश क्या है वो कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो वहां पे मैं वर्निश के बारे में अच्छे से डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। वर्निश के बारे में भी क्वेश्चन फिर रिपीट हो जाएगा, तो इसलिए वर्निश के बारे में भी नेक्स्ट टाइम जो क्वेश्चन इसके बारे में आएगा तब बताऊंगा। तो चलो नेक्स्ट, यूज होता है वर्निश में, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट है, लास्ट ऑप्शन है डी, है ना, लेफ्ट बिहाइंड ऑन इवेपोरेशन ऑफ ऑयल। देखो जो प्लांट से जो ऑयल निकलता है ना, प्लांट से जो ऑयल निकलता है उसको इवेपोरेट करें तो उसके पीछे जो बचता है वो रेजिन होता है ना, रेजिन होता है। तो ये ऑप्शन डी ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। तो चार ऑप्शन करेक्ट है, तो ये क्वेश्चन जो है वो बोनस हुआ था क्योंकि इसमें चार ऑप्शन करेक्ट हैं, एक सही नहीं है, तो कोई ई ऑप्शन होए ऑल ऑफ द अबव तो ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है, ये बोनस था। अब इसके साथ में थोड़ी बहुत एक दो डिटेल और देख लूं, मैं बता दूं, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। इसका जो कलर है, कलर नॉर्मली जो है कलर ग्रीन ये होता है, सॉरी येलोइश टू ब्राउन। तो आपको काफी डिटेल मिल गई रेजिन के बारे में। ये ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है, ये प्लांट्स में पाया जाता है जनरली, है ना, नेचर में मिलता है, इसको सिंथेटिक भी बनाया भी जा सकता है। सोल्यूबल किस में होता है? ये ऑर्गेनिक लिक्विड में होता है ना, जो वाटर में नहीं होगा क्योंकि ये ऑर्गेनिक नहीं है। ट्रांसपेरेंट होता है या ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट होता है। कलर क्या होता है इसका? नॉर्मली येलोइश कलर होता है, येलोइश टू ब्राउन कलर होता है, ठीक है, इसके बीच में थोड़ा वेरी करता रहता है। ये ऑर्गेनिक मैटर है इसलिए क्या हाईली ये फ्लेमेबल होता है ना, आग जल्दी से पकड़ लेता है। तो ये सारी डिटेल रेजिन के बारे में अपन ने पढ़ ली है। चलिए कोई भी क्वेश्चन बन सकता है इस पे। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब भी सोल्व करें तो ऐसे डिटेल में पढ़िए, है ना, जिससे क्या होता है नेक्स्ट टाइम जब भी क्वेश्चन अलग पूछे तो भी अपन करने को तैयार हों। ऐसे नहीं पूछेगा, हमेशा नए क्वेश्चन आते हैं ना, कुछ तो क्वेश्चन रिपीट होता है लेकिन हमेशा ऐसे लगेगा कि ये पढ़ा हुआ है, फिर भी अलग क्वेश्चन पूछ लेगा, थोड़ा सा अलग चेंज कर देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंशन बार्स इन कैंटिलीवर बीम मस्ट बी एनक्लोज्ड इन द सपोर्ट अप टू, है ना। देखो ये आरसीसी का क्वेश्चन है, आरसीसी स्टार्ट होगा तो सर बताएंगे आपको, उसमें आता है से सॉल्यूशन नंबर 7। आपने ये पढ़ा है कैंटिलीवर बीम, मैंने कैंटिलीवर बीम ले लिया, ये ऐसे समझाना चाह रहा हूँ, ये कोडल प्रोविजन है, कुछ नहीं है, IS 456 का है, उसमें 26.2.2.1 का पेज नंबर बता देता हूँ आपको मैं, पेज नंबर है 43 पे है ये, ठीक है। इसमें क्या देखो, ये है अपना कौन सा बीम है? कैंटिलीवर बीम। इसमें टेंशन कहाँ आता है? देखो नॉर्मली इसकी प्रोफाइल जो ऐसे बनती है, नॉर्मली मैंने क्यों बोला कि नॉर्मली जो लोड जो होते हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड होते हैं, इसलिए मैंने नॉर्मली बोला है ना। तो अगर ये लोड ऐसे हो रहा है या यूनिफॉर्म या कोई सा भी लोड है तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे इसका प्रोफाइल अपन को दिखने को मिलेगी। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर वाली साइड में क्या होगा? टेंशन होगा या कंप्रेशन होगा? यहाँ पे टेंशन, यहाँ कंप्रेशन। तो यहाँ पे जो ऊपर के डायरेक्शन में अपन प्रोवाइड करेंगे, ये जैसे ये वाल है, ये इतनी जो है अपने वाल दे रखी है, तो ऊपर की डायरेक्शन में जो है यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे अपन
जो रेनफोर्समेंट है ना, टेंसाइल रेनफोर्समेंट को कहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ऊपर प्रोवाइड करेंगे ना, तो ऊपर की डायरेक्शन, क्योंकि टेंशन ऊपर है, जबकि सिंपली सपोर्टेड में टेंशन नीचे होता है, तो अपन क्या करते हैं, उसको नीचे प्रोवाइड करते हैं ना। आरसीसी में आपने पढ़ा है और पढ़ लेंगे डिटेल में जब सब्जेक्ट स्टार्ट होगा तब। अब ये पूछ रहा है कि दीवार के अंदर में टेंसाइल जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितनी डिस्टेंस तक जाता है, तो ये कोडल प्रोविजन है, ये एलडी डिस्टेंस तक जाता है, ठीक है। एलडी क्या है, डेवलपमेंट लेंथ। इसके बारे में और क्वेश्चन आएगा तब इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, डेवलपमेंट लेंथ क्या है, इसका अलग अलग बीम के लिए क्या क्या वैल्यू होती है इसकी, और इसका फॉर्मूला क्या है वो बताऊंगा अलग इसके क्वेश्चन आने पे, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जो ईयर में आया होगा क्वेश्चन उसमें बताऊंगा। तो कितना डिस्टेंस होता है, एलडी, ठीक है। आंसर हो गया अपना ए। चलिए और ये कहां पे देखना है, अगर आपको ये है IS 456 क्लोज नंबर 26.2.2.1 पेज नंबर 43, वहां पे मैच कर लो, ये लैंग्वेज लिखी हुई है, एलडी डिस्टेंस पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अपन को रिलेशन पूछा है, किसमें, सीवी टीवी में रिलेशन पूछा है, ठीक है। यह कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। इसके नेक्स्ट जो आप अभी कॉम्पैक्शन चल रहा होगा है ना सॉइल मैकेनिक्स में, उसके बाद कंसोलिडेशन ही आएगा, तो वहां पे सर आपको एक फॉर्मूला बताएंगे, टीवी इक्वल टू CVT अपॉन डी स्क्वायर, सॉल्यूशन नंबर 8 है ना, ये फॉर्मूला है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बिल्कुल, ये टीवी सारी चीजें दे रखी हैं, टीवी टाइम फैक्टर ये सारी क्वेश्चन में बता रखी है, सीवी टीवी क्या है, सारी चीजें क्या है ना। तो ये फॉर्मूला ये होता है। अब बना लो, इसमें सीवी की फॉर्म में पूछा है तो सीवी क्या हो जाएगा, सीवी इक्वल टू टीवी डी स्क्वायर अपॉन टी। बना लो, अब देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, टीवी डी स्क्वायर अपॉन टी, ऑप्शन आ गया ए ऑप्शन आ गया, तो सीवी इक्वल टू टीवी डी स्क्वायर अपॉन टी, ऑप्शन आ गया ए आंसर हो गया। अगर आपने पहले भी क्वेश्चन सोल्व कर रखे हैं है ना, काफी अच्छा पढ़ रखा है, तो आपको पीडीएफ फॉर्म में ये मिल जाएंगे क्वेश्चन सारे। आंसर आपको यहाँ से मैच करने हैं खुद के टेस्ट के लिए, तो आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, क्वेश्चन सोल्व कीजिए है ना, आंसर यहाँ से मैच कर लो। तो जब भी आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो या फिर कई बुक सोल्व करो, तो आपको ये नहीं करना है एक तरफ में है ना, आप ये करते हैं कि एक साइड में क्या कर रखा है, पेन लगा रखा है वहाँ पे, और क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तुरंत के क्वेश्चन का आंसर मैच कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। पहले क्वेश्चन सोल्व करो है ना, सबके कई कॉपी में, रफ कॉपी में जब यहाँ भी कर रहे हो, आंसर 1 में क्या आया, 2 में क्या आया, फिर एक साथ मैच करो। नहीं तो क्या एग्जाम में आंसर मैच करने को आपका जो आदत पड़ी हुई है, ये आदत नहीं होनी चाहिए। एग्जाम में नहीं मिलेगा आपको आंसर मैच, आप कर लें है ना, चेक कर लें सही है गलत है। एग्जाम में आपको आदत उसी हिसाब से बनाओ, तो आपको ये मिल जाएगा पीडीएफ, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मैच करना है, ठीक है। बहुत सारी बुक में बहुत सारे क्वेश्चन गलत दिए हुए हैं, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पे है, एज ऑफ ट्री में भी, देखो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं है ना, ट्री के बारे में है, तो मैं ट्री के बारे में थोड़ा सा, तो इसके क्रॉस सेक्शन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको है ना। इसमें ये तो सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें 6-7 क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो ट्री है, ट्री के स्टेम को काटने के बाद क्रॉस सेक्शन बनता है, उसको बता रहा हूं मैं, ठीक है। स्टेम है, रूट और ऊपर क्राउन, उसमें जो स्टेम को मैं काट रहा हूं क्रॉस सेक्शन पे, उसके बाद मैं ये बना रहा हूं क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये जो सबसे अंदर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं पिथ या मेडुला। इसको, ये होता है कोर, जो कोर है उसको बोलते हैं पिथ या मेडुला है ना। ये भी एक क्वेश्चन बन गया, ये हार्डेस्ट पार्ट होता है, सबसे हार्ड पार्ट होता है ये इसका ट्री का, ठीक है। और ये जितनी भी ये
रिंग्स जो दिख रही हैं, है ना, सर्कमफेरेंशियल जो रिंग्स दिख रही हैं, इसको बोलते हैं एनुलर रिंग्स, एनुलर रिंग्स। ठीक है, इसका यूज क्या होता है, इसको देख के ट्री की एज का पता किया जाता है, एज का पता किया जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा ट्री पे थोड़ी रिंग से बनी होती है ना, तो ये वही रिंग है। ठीक है, इसके जस्ट बाहर में ये होती है, उसको बोलते हैं हार्डवुड, हार्डवुड। तो ये क्वेश्चन बनता है जस्ट इसके पिथ या मेडुला कोर के बाद में कौन सी लेयर आती है, हार्डवुड। ठीक है, इसके बीच में ये बहुत सारी लेयर होती है, मैंने सिर्फ आपको एक मॉडल या इसको दिखाने के लिए बताया है आपको। ठीक है, ये है जैसे ये जो लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर है, उसको बोलते हैं बार्क, बार्क। ठीक है, सबसे बाहर वाली, जैसे सबसे बाहर वाली को बोलते हैं बार्क, और ये आउटर बार्क, आउटर बार्क, और जो अंदर वाली लाइन जो है उसको बोलते हैं इनर बार्क, इनर बार्क, इनर बार्क। बार्क क्या होती है, ये बेसिकली ये देख लो, ये जो पेड़ की जो छाल होती है ना, वही है, ये सुरक्षा कवच है। इसके हटने के बाद में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अटैक कर देते हैं, क्योंकि उनको क्या दिखता है, ऑर्गेनिक मैटर दिखता है। आप में एनवायरमेंट में पढ़ चुके हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या ऑर्गेनिक मैटर को जाके डिकम्पोज करते हैं, ऑक्सीजन एनवायरमेंट से मिलता ही है, तो वो सारी उस पे इसमें डिफेक्ट आ जाता है टिम्बर पे। तो ये सुरक्षा कवच का काम करता है जो बार्क है। ठीक है, ये बार्क है। और ये जो लेयर है, इसके जस्ट बाहर में, ये अंदर में वो लेयर है, इसको बोलते हैं कैम्बियम लेयर, कैम्बियम लेयर। जो कैम्बियम लेयर है वो क्या काम आती है, वो सारे जो रूट हैं, है ना, रूट से सारे जो वाटर हो चाहे न्यूट्रिएंट्स हो, वो सबको लेके पूरे ट्री में उसको सप्लाई करता है। ठीक है, लीव तक सप्लाई करता है। तो ये कैम्बियम लेयर का फंक्शन क्या है, ये आपको पता चल गया। इसके जो बीच में है, इसको बोलते हैं सैपवुड, सैपवुड, है ना। इसके एक जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं सैप। ठीक है, तो ये है एक क्रॉस सेक्शन, है ना। तो ये बहुत सारी लेयर होती है, मैंने इसको कम करके थोड़ा सा आपको सिर्फ समझाने के लिए कि कौन सा कैसा सा पार्ट होता है। सबसे अंदर वाला होता है पिथ या मेडुला, है ना, ये हार्डेस्ट पार्ट होता है, कोर होता है ये। इसके बाद होता है हार्डवुड, जो एनुलर रिंग होती है वो एज को बताती है ट्री के, है ना। और बाहर वाली वो होती है बार्क, इनर बार्क, आउटर बार्क, वो क्या करती है, सुरक्षा कवच का काम करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बताती है। ठीक है, और जो इसके अंदर जो इससे जस्ट अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं कैम्बियम लेयर। ठीक है, वो क्या काम करती है, वो रूट से लेके वाटर या फिर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेके पूरे ट्री में सप्लाई करती है। और एक ये कुछ आपको कुछ ऐसे दिखेंगी, जो रेडियल लाइंस दिख रही हैं, रेडियल लाइंस दिख रही हैं, उसको बोलते हैं मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज। जो रेडियल लाइन दिख रही है आपको उसको बोलते हैं मेडुलरी रेज। ये आप टिम्बर पढ़ेंगे तब देखेंगे कि ये इनके अलोंग में है ना, जो ये रेडियल लाइन है, इनके अलोंग में ट्री की टेंसाइल स्ट्रेंथ काफी होती है। तो जब भी ट्री को काटा जाएगा तो इसके अलोंग में काटा जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी है, मेडुलरी रेज है। यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेंथ की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा होती है इसके अलोंग में काटने पे। तो ठीक है, तो काफी आपको इन्फॉर्मेशन मिली, 6 या 7 क्वेश्चन बन सकते हैं इसी से, तो आपको पता चल गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। तो हमेशा क्वेश्चन ट्री पे यही नहीं बनेगा कि एज ऑफ ट्री क्या है, तो एज ऑफ ट्री को किससे पता करते हैं, वो कौन सा क्वेश्चन, इसमें आंसर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन हो गया। नंबर ऑफ एनुअल रिंग को देख के पता किया जाता है, ये तो मैंने यहाँ पे देखो बता दिया। लेकिन ये इस पे ये क्वेश्चन सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ ए पोर्टलैंड सीमेंट्स आर।
अपने पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में इसने पूछा है कि इसके इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं, उनका परसेंटेज में बता दूं आपको। इसमें इसने मेन इंग्रेडिएंट्स पूछा है ना, इसमें परसेंटेज नहीं पूछा। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि अगली बार पूछा जा भी चुका होगा कि इसका कितना परसेंट, किस किस का कितना परसेंटेज होता है। तो आप ये देख लो है ना कि कितना किसका परसेंटेज होता है, तो अपने आप पता चल जाएगा कि मेन इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं। ये है पोर्टलैंड सीमेंट। लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, CaSO4 को जिप्सम बोल दो या कैल्शियम सल्फेट बोल दो, हाँ। आयरन ऑक्साइड, सल्फर, एल्कलीज, ठीक है। अभी देखो सबका परसेंटेज देख लो, आपको पता चल जाएगा मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो लाइम है, इसका लगभग जो होता है ना, नियरली होता है 65% के आसपास, तो 65% के आसपास होता है। तो नियरली आपको याद रखना है 65% के आसपास ना। ये वैल्यू होती है 62 to 67, लेकिन आपको याद रखने के लिए 65 के अराउंड होती है, ठीक है। याद रखने के लिए बता रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं रहेगी, लेकिन इसके अराउंड में याद होगा। जब भी आप फैक्ट याद रखने हो है ना, जो रेंज याद रखनी, तो ऐसे याद रखो ताकि आपको याद रहे ना। एग्जैक्ट वैल्यू कभी याद नहीं रहेगी, लगभग याद रखो कि इसके आसपास ज्यादा वैल्यू होती है। किसके आसपास होती है? 65 के आसपास होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये होती है अराउंड 20% के आसपास होती है, तो वैल्यू होती है 17 to 25%, ये अराउंड 20% के आसपास, ठीक। एल्यूमिना होता है 3 to 8%, ठीक है। जो CaSO4 है वो होता है 3 to 4%। जो आयरन ऑक्साइड है वो भी 3 to 4%। सल्फर है वो 1 से 2% रखते हैं, और ये है ये 1% से कम होता है, 0.12, ये 1 से कम होता है नॉर्मली, है ना। और ये 1-2% है ना, ये कहीं लिखा होगा है ना 2 से 3% या फिर 3 से 4% है, लेकिन इसका थोड़ा हल्का हल्का वेरी कर सकता है अलग अलग बुक में। लेकिन मेन जो है ना पर्पज यही है इसका बताने का कि ये इस रेंज में होता है। रेंज आपको ध्यान रखनी है, एग्जैक्ट डेटा याद नहीं रखना। अलग अलग बुक में अलग अलग थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का वेरिएशन दिया होगा आपको, बस आपको रेंज ध्यान रखनी है किसमें इसके आसपास डेटा है ना, अप्रोक्सीमेट डेटा याद रखना है। तो देख लो अब मेन इंग्रेडिएंट्स कौन से हो गए, लाइम और सिलिका, क्योंकि सबसे ज्यादा देखो लाइम लगभग 65%, दोनों मिला के 85% हो गए। तो मेन इंग्रेडिएंट्स कौन से हो गए, लाइम एंड सिलिका। आंसर कौन सा हो गया, ये आ गया इसमें, ठीक है। उसके बाद अगर सारे पूछें तो ये आ गए, है ना। अब सब अगर डिटेल में पढ़ेंगे, अलग क्वेश्चन आएगा तो किस किस का इसकी वैल्यू कम की रखी क्यों जाती है, क्या रीजन है, वो सारी चीजें कि जब क्वेश्चन आएगा वो तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको परसेंटेज भी इसमें पता चल गया है, परसेंटेज भी आपको पता होना चाहिए, कम से कम आइडिया होना चाहिए किस रेंज में है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो ऑफ फ्लूइड टेक्स प्लेस ड्यू टू इट्स। ये क्वेश्चन तो मैं क्लास भी करा चुका हूँ ये क्वेश्चन ऑलरेडी, और अपने फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट किया था तो पहले यूनिट में पहला जो इसका इंट्रोडक्शन दिया था तब भी मैंने ये स्टार्ट किया था, है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स होता क्या है तब भी मैंने ये बताया था। फ्लूइड क्या किस पे फ्लो, किसकी वजह से फ्लो करता है, डिफॉर्मेशन अंडर शियर फोर्स। इसमें टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, वो शियर फोर्स का काम करता है, उसकी वजह से डिफॉर्मेशन आता है, उसकी वजह से फ्लो जो ना फ्लो करता है फ्लूइड। तो ये आगे आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, बिटुमेन इमल्सन इज, है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन का आंसर है ना बहुत सारी बुक में गलत दे रखा है, इसमें सिर्फ ए दे रखा है ना, लिक्विड कंटेनिंग बिटुमेन इन सस्पेंशन, जबकि आंसर आएगा इसका ओ लफ्ज होगा। तो देखो होता क्या, पहले देखो इमल्सन क्या होता है। इमल्सन, बिटुमेन इमल्सन दे रखा है, इमल्सन क्या होता है। इमल्सन ऐसा होता है, एक तो लेंगे लिक्विड एक लेंगे सॉलिड, और दोनों को है ना ऐसे नॉर्मली ऐसे लिए जाते हैं जो है ना मिक्स ना हो। तो जो सॉलिड है वो सस्पेंशन में रहता है लिक्विड में। तो अपना यहाँ पे क्या है, बिटुमेन जो है सॉलिड है, और है ना वाटर यहाँ पे, और नॉर्मली जो इमल्सन बनाने के लिए वाटर लिया जाता है लिक्विड। तो अपना वाटर, क्वेश्चन नंबर मैं 12 का सॉल्यूशन बता दूं, बिटुमेन इमल्सन
इसमें क्या होता है, ये वाटर प्लस बिटुमिन, इन दोनों का मिक्सर है। वैसे दोनों मिक्स नहीं होते हैं, है ना। तो इमल्सन में क्या होता है, ये बिटुमिन जो है ना वो सस्पेंशन फॉर्म में रहता है, सस्पेंशन में रहता है, ये सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है ना। अब डिजोल्व और सस्पेंशन आप पढ़ चुके हैं, है ना, इन्वायरमेंट में पहले यूनिट में स्टार्ट यही होता है। तो ये आपको मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये सस्पेंशन फॉर्म में रहता है, मतलब इसमें घुला हुआ नहीं है, ये अलग रखा हुआ है, ठीक है। वैसे मिक्स होता भी नहीं है इसमें ये। तो ये पहला ऑप्शन तो देखो ये करेक्ट हो गया, लिक्विड कंटेनिंग विटामिन इन सस्पेंशन, पहला ऑप्शन करेक्ट है ना। फिर नॉर्मली इसका विटामिन इमल्सन का इसका यूज क्या होता है, इसका यूज होता है जो इसका हाईवे या रोड का ना रिपेयर करते हैं, और खास करके जो ये अपना अभी जो सीजन चल रहा है मानसून का सीजन, बारिश में तब यूज करते हैं इसका, किसके लिए, रिपेयर करने से पहले टैग कोट किया जाता है। टैग कोट में इसका जो विटामिन इमल्सन है उसको यूज किया जाता है, उसका स्प्रे किया जाता है, और फिर उसके बाद उसकी नेक्स्ट लेयर आती है। तो इसका यूज क्या किया जाता है, यूज होता है टैग कोट में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कभी, टैग कोट में यूज किया जाता है, ठीक है। किसमें, रेनी सीजन में, मानसून सीजन या रेनी सीजन में, क्योंकि अपना सीजन यहां पे अपना मानसून में आता है, रेनी सीजन, ठीक है। रेनी सीजन में इसका यूज किया जाता है टैग कोट बनाने में, उसको रिपेयर वर्क में, ठीक है। ये तो हो गया इसका मेजर यूज, यही होता है, ठीक है, अपने विटामिन इमल्सन का। लेकिन विटामिन इमल्सन का यूज पेंट के तौर पे भी होता है ना। पेंट भी ऐसा जो कोरोजन है उसको रेजिस्ट करे, तो एंटी कोरोजिव पेंट का भी यूज होता है। तो आंसर हो गया इसमें ऑल ऑफ द अबव, डी आंसर आ गया, ठीक है। बहुत जगह इसने सिर्फ ए आंसर करेक्ट किया है, तो वो गलत है, वो आंसर डी आएगा इसमें, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो आपको पता चल गया विटामिन इमल्सन क्या होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज कंसिस्ट ऑफ, देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट पूछा है, सीवेज ट्रीटमेंट आपका स्टार्ट होने वाला है ना इन्वायरमेंट में, तो वहां पे आपको अभी पता चल जाएगा फिर से। सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है, देख सबसे पहले लगा होता है ना, ये तो नॉर्मल वाटर ट्रीटमेंट में भी होता है, शुरुआत में पहले स्क्रीनिंग होती है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं ना, जो फ्लोट कर रहे होते हैं मटेरियल, वो उसमें अलग कर लिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, वो आता है ग्रिड चैम्बर, है ना। तो वो दूसरे चीजें हैं, वो ग्रिड चैम्बर में जो सस्पेंडेड फॉर्म में है इनऑर्गेनिक वाले, वो हटा दी जाते हैं। और उसके नेक्स्ट जो आता है वो आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट आता है ना। उसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मैटर, लेकिन वो किसमें, सस्पेंडेड फॉर्म में, नॉर्मली सस्पेंडेड फॉर्म में होता है, उसको ज्यादातर वही रिमूव करता है, वो सस्पेंडेड फॉर्म में ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव करता है प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, वो होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। वो सब सर आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। तो यहां अपने आ गया चार चीजें बताई, 4 इसकी स्टेज बताई। पहला जो है स्क्रीनिंग में हट जाएगा, है ना, बड़े बड़े जो फ्लोटिंग वाले बड़े बड़े पार्टिकल हैं वो। और दूसरा जो ना इनऑर्गेनिक मैटर है सस्पेंडेड में, उसको हटा देंगे ग्रिड चैम्बर में। तीसरा जो प्राइमरी ट्रीटमेंट के दौरान कौन सा हटेगा, ऑर्गेनिक लेकिन सस्पेंडेड फॉर्म में। और नेक्स्ट है वो हटेगा, इनऑर्गेनिक हटेगा, लेकिन वो नॉर्मली डिजोल्व में होता है ना, वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है ना। वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। तो ऑप्शन अपना कौन सा आ गया, अपना ऑप्शन आ गया सी ऑप्शन, रिमूवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। वो भी किसमें है, वो भी होगा इसमें सस्पेंडेड फॉर्म में हो गया। आंसर हो गया अपना सी। तो 4 मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी इसके साथ में ही, है ना। थोड़ा वाटर ट्रीटमेंट इसमें है, सीवेज ट्रीटमेंट को मैंने एकदम थोड़ा हल्के से बता दिया, है ना, शॉर्ट में बता दिया क्या है। चलो आंसर हो गया अपना सी, 13 में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 14 क्वेश्चन देखो, आप पढ़ो। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इन चेन सर्वेइंग डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करती है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन दिए हुए हैं 4, देखो। लेंथ ऑफ ऑफसेट, स्केल ऑफ प्लॉटिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर्स, जनरल लेआउट ऑफ चेन लाइंस। देखो लेंथ ऑफ ऑफसेट पे डिपेंड करेगी, है ना, डिपेंड करेगी, क्योंकि जितना लेंथ ऑफसेट की जो उस पर डिपेंड करती है। स्केल ऑफ लोटिंग, देखो स्केल अगर ज्यादा रख दें, है ना, स्केल कम रखेंगे और ज्यादा रखेंगे, डिपेंड करेगी नहीं करेगी एक्यूरेसी।
ज़्यादा रखेंगे तो एक्यूरेसी को डिटेल में अपन को पता चल जाएगा, है ना, उसका स्केल डिटेल में रखेंगे तो एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी। और इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर्स ज़्यादा फीचर्स अगर अपने मैप में दिखेंगे, है ना, सर्वे करेंगे तो फीचर्स ज़्यादा दिख रहे हैं तो उतनी इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाएगी, तो उस पर भी डिपेंड करता है। लास्ट वाला आ गया जनरल लेआउट ऑफ चेन लाइन्स, इस पर डिपेंड नहीं करती है, तो आंसर होगा अपना डी। सीधा सीधा क्वेश्चन है ये, है ना, सर्वे में पढ़ेंगे, बिल्कुल ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आंसर हो गया डी। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना आपको, बस क्वेश्चन लगाते जाओ जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का क्वेश्चन, ये पढ़ो, एयर वाल्व के बारे में है। एयर वाल्व इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर प्रोवाइडेड एट, ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है ना, वाटर सप्लाई में। तो ये इसमें, है ना, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में का एक चैप्टर का वहाँ पे आता है, वाल्व का यूनिट आता है छोटा सा, है ना, टॉपिक आता है, उसमें है। उसमें बहुत सारे वाल्व होते हैं, जैसे गेट वाल्व, है ना, एयर वाल्व उनमें से एक है। देखो एयर वाल्व होता क्या है, एयर वाल्व जो है ये दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है एयर इनलेट, एक होता है एयर रिलीफ। अगर सिर्फ एयर वाल्व की पूछे, है ना, तो जो वाटर नॉर्मली अपन लिक्विड की बात करें तो जो या फ्लूइड की बात करें तो नॉर्मली क्या होगा, अपना वाटर ही होगा, है ना। वहां पे या तो डिजोल्व गैसेस होगी अंदर, या नेगेटिव हेड बना होगा, मतलब या तो अपन को उसके अंदर वाटर के अंदर जो गैसेस हैं उसको रिलीव करना है, बाहर निकालना है, या नेगेटिव हेड बना हुआ है तो उसको एयर अपन अंदर उसमें प्रवेश करवानी है, जिससे क्या हो जाए, नेगेटिव हेड हट जाए। तो उसके अकॉर्डिंग एयर इनलेट या एयर रिलीफ वाल्व प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। वो सिर्फ इसके बारे में पूछे तो कहां प्रोवाइड किए जाएंगे, एट समिट। समिट पे, समिट क्या होता है, समिट एक ऐसा पॉइंट होता है जो, है ना, उसके सराउंडिंग के कंपैरिजन में एक हायर एलिवेशन पे होता है ना, ऊंचाई में होता है, उसको बोलते हैं समिट पॉइंट, एक ऊंचाई वाला पॉइंट जहां पे ये एयर वाल्व प्रोवाइड किया जाता है, जो समिट पॉइंट होता है, ठीक है। लेकिन डिटेल में पूछे एयर इनलेट, एयर रिलीफ, नाम से पता चल रहा है एयर इनलेट, अपन एयर इसमें नेगेटिव हेड वाला अगर केस बन जाए तो एयर इनलेट प्रोवाइड करेंगे, और एयर रिलीफ जब इसमें डिजोल्व गैसेस हैं उसको बाहर निकालना तो एयर रिलीफ करना है, ठीक है। लेकिन ये प्रोवाइड कहाँ करना है, ये समिट, ये जो गेट वाल्व है, गेट वाल्व या फिर स्लूइस वाल्व भी उसी को बोलते हैं, है ना, उसके अपस्ट्रीम में प्रोवाइड करना है, इसको अपस्ट्रीम में, और इसको गेट वाल्व के डाउनस्ट्रीम में, समिट पे ही, लेकिन गेट वाल्व के डाउनस्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम मतलब फ्लो की डायरेक्शन, देखो फ्लो की डायरेक्शन ऐसे हो रही है, यहाँ गेट वाल्व है ना, गेट वाल्व लगा हुआ है, थोड़ा मैं इसको ऐसे बना दूं, ये समिट पॉइंट है, यहाँ गेट वाल्व लगा हुआ है ना, तो ये फ्लो की डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ पे ऐसे, तो अपस्ट्रीम है इसके इस साइड में, तो यहाँ पे लगा दो तो ये हो गया एयर रिलीफ, और इस डायरेक्शन में लगा दूं तो ये हो गया अपना एयर इनलेट, ये गेट वाल्व यहाँ पे है। तो अपस्ट्रीम साइड में एयर रिलीफ और डाउनस्ट्रीम साइड में एयर इनलेट, तो ये है डिटेल में थोड़ा क्वेश्चन पूछे तो चलो नेक्स्ट देखो, कहां पे प्रोवाइड करते हैं, समिट पे, जो थोड़ा सा हायर एलिवेशन पे होता है उसको बोलते हैं समिट पॉइंट। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर क्या हो गया अपना, समिट पॉइंट ऑन वाटर मेन्स, ये आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स, ये तो आपको पढ़ा चुके हैं सर, है ना, ये तो आपको सॉल्यूशन खुद को बताना है। आप देखो सोल्व करो इसको, ये इसने पूछा है लिक्विड लिमिट WL डिवाइड बाई IP, इसका रिलेशन पूछा है, या आपने पढ़ चुके हैं, बताओ इसमें से लिक्विडिटी इंडेक्स है ऐसा, लिक्विडिटी इंडेक्स में क्या होता है, लिक्विडिटी इंडेक्स में होता है WN माइनस WP डिवाइड बाई IP, लिक्विडिटी इंडेक्स तो ये होता है, इसको मैं लिक्विडिटी इंडेक्स को बोल दूं, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है श्रिंकेज रेशियो, वो तो वॉल्यूम का रेशियो होता है तो वो वैसे नहीं आना है। श्रिंकेज रेशियो क्या होता है, V1 माइनस V2 अपॉन VD डिवाइड बाई W1 माइनस W2, परसेंटेज की फॉर्म में है तो 100 कर दिया। नंबर थ्री कंसिस्टेंसी इंडेक्स, वो यहाँ पे क्या जाएगा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स होती है WL माइनस WN डिवाइड बाई IP, ये होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स। IP क्या है, ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स है ना, WL माइनस WP। तो ऑप्शन देखो कोई मैच कर रहा है किसमें, ये आ रहा है, ये आ रहा है, नहीं आ रहा कोई भी, तो आंसर क्या आ गया, डी आ गया, नन ऑफ दी अबव, डी आंसर आ गया इसमें। ये तो आप
पढ़ा चुके हैं आपको, तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डायमीटर ऑफ ए कैपिलरी ट्यूब इज डबल्ड देन द एच पे उसकी जो कैपिलरी राइज है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर डायमीटर जो है उसको डबल कर दिया जाए। ये तो फॉर्मूला आपको है ना, सबको पता होगा। सिमेट्री का सॉल्यूशन देख रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं। ये अपन 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 2 सिग्मा कोस थीटा डिवाइड बाई रो जी आर। एच जो है कैपिलरी राइज, ये फॉर्मूला ये होता है। ये एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये हो गया। आर क्या है, उसकी रेडियस है ना। सेम का सेम ये रिलेशन अगर मैं डायमीटर कर दूं तो प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन है तो यही रहेगा सेम का सेम, क्योंकि ये क्या होता है, आर क्या डिवाइड 2 हो गया तो 2 से 2 तो कांस्टेंट है। तो H2/H1 क्या हो जाएगा, या फिर यहीं से देख लो। ये कह रहा है डायमीटर को डबल कर रहा है, डायमीटर को ना, डायमीटर को कर रहा है ये डबल, तो ये क्या हो जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, सी हो गया। आसान सा क्वेश्चन है, सी हो गया। तो ये आपको या तो इस पे ऐसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन मिल सकते हैं या न्यूमेरिकल पूरा मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को पूछा है, रेंज पूछी है किसकी, सीयू की रेंज पूछी है ना। सीयू की रेंज नहीं पूछी, सीयू की वैल्यू पूछी है। सीयू की वैल्यू कितनी होती है, देखो अपन ने पढ़ा है, सर ने पढ़ाया होगा आपको, सीयू है ना। यूनिफॉर्मिसिटी कोएफिशिएंट ऑफ ए सॉइल इज, ऑप्शन दे रखे हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है। सीयू की वैल्यू 1 है, वो परफेक्टली जो यूनिफॉर्म सॉइल होती है उसके लिए होती है ना। सीयू की वैल्यू आपने पढ़ा है 6 से ज्यादा हो, सीयू की वैल्यू 4 से ज्यादा हो, ये किसके लिए होगा, ये वेल ग्रेडेड सैंड के लिए, और ये सेम का सेम ही ये ग्रेवल के लिए। तो आपको देखो रेंज इसको देख के पता चल रहा है कि सीयू की वैल्यू ना 1 होती है, 1 होती है और ग्रेटर देन 1 भी होती है। ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है, 1 होती है ना, ये परफेक्टली वेल ग्रेडेड के लिए, ये इसके लिए परफेक्टली यूनिफॉर्म के लिए है ना। तो ये कौन सा आ गया, सीयू की वैल्यू 1 भी होती है, उससे ज्यादा 1 ग्रेटर देन 1 भी होती है। तो ऑप्शन देखो इक्वल टू ग्रेटर देन डी आंसर आ गया, इसका आंसर हो गया डी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, मैंने ये आपको ये भी बता दिया ना, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो सीयू की ये नहीं है पूछेगा कि ये रेंज क्या होती है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि वेल ग्रेडेड सैंड के लिए सीयू की वैल्यू क्या होती है। सीयू की वैल्यू ग्रेटर देन 6 होती है। वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए क्या होती है, सीयू की वैल्यू ग्रेटर देन 4 होती है। सीयू क्या है, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट है, ये वैल्यू हो गई। सीयू एंड सीसी पे भी क्वेश्चन आएगा, वो भी देखेंगे। चलो नेक्स्ट देखो। टू मेजर स्टैटिक प्रेशर इन ए पाइप वन यूजेज ए प्रेशर गेज कनेक्टेड टू ए। अब देखो ये मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ाया है ना। ये दे रखे हैं पिटो ट्यूब, अभी क्वेश्चन किया अपन ने, पिटो ट्यूब किसके लिए यूज होता है, ये वेलोसिटी मेजर करने के लिए होता है ना। वेलोसिटी वो भी कैसे करते हैं, इसमें लगाते हैं अपन बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं ना, बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं प्लस जेड इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो पहला अपना पिटो ट्यूब, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 19। ये पूछ रहा है स्टैटिक प्रेशर किससे मेजर करते हैं। क्वेश्चन आप पढ़ो, उसने पूछा है स्टैटिक प्रेशर किससे मेजर करते हैं। पहला है अपना पिटो ट्यूब, ये क्या मेजर करता है, ये करता है वेलोसिटी, ठीक है। उसके बाद है 2 ऑप्शन है वेंचुरी मीटर एंड ओरिफिस मीटर। मैंने आपको बताया था याद रखने के लिए, मीटर जिसके पीछे आ जाए वो क्या मेजर करेगा, वो करेगा डिस्चार्ज को। तो यहाँ पे फिर से आपको याद रखने के लिए वेंचुरी मीटर एंड ओरिफिस मीटर। ओरिफिस मीटर क्या मेजर करते हैं, ये दोनों करते हैं डिस्चार्ज। ये दोनों डिस्चार्ज वेलोसिटी को मेजर करिए, डिस्चार्ज कर रहे हैं, ये वेलोसिटी को कर रहा है। इसका मतलब क्या है, फ्लो क्या है, ये फ्लूइड क्या है, फ्लो में है ना, स्टैटिक कंडीशन में नहीं है। तो जो भी इनसे मेजर किया जाएगा प्रेशर, इसके आगे जो डिवाइस लगेगी है ना, मतलब इसके जो फ्लो के साथ में हो रहा है तो डिवाइस लगेगी, वो कौन सा मेजर करेगी, वो डायनेमिक प्रेशर मेजर करेगी है ना। तो ये जो तीनों डिवाइस हैं वो कभी भी स्टैटिक
प्रेशर को मेजर नहीं कर सकती। ये वैसे तो डिस्चार्ज को मेजर करती है, लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करके बता रहा है ये, है ना। जैसे वेलोसिटी निकाल लिया अपन को, जेड की वैल्यू पता है, तो प्रेशर जो निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, डायनेमिक प्रेशर निकलेगा। सेम का सेम यहाँ पे अपन को अगर डायमीटर पता हो पाइप की, डिस्चार्ज अपन को पता है ना, उससे वेलोसिटी निकल जाएगी और इससे प्रेशर निकल जाएगा इस फॉर्मूले से, है ना। तो अपन को क्या पता चलेगा, वो डायनेमिक प्रेशर पता चलेगा। इसने क्या पूछा, स्टैटिक प्रेशर, तो आंसर कौन सा हो गया, डी आ गया, है ना, पिक्टोमीटर टैपिंग। तो इससे आपको याद भी हो गया है पिक्टोमेट्रिक टैपिंग एक और होती है डिवाइस जिससे प्रेशर को मेजर किया जाता है। और बहुत सारे डिवाइस हैं जो अपने प्रेशर वाले प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट यूनिट में पढ़ा था, फ्लूइड मैकेनिक्स में। तो चलो और क्वेश्चन आएगा फिर से मैं उसको रिकॉल करवा दूंगा। तो ये एक बुक में दे रखा, मैंने देखा था कि पिटोट ट्यूब को दे रखा है, पिटोट ट्यूब मेजर करती है स्टैटिक प्रेशर, ये तो कभी नहीं करती क्योंकि ये फ्लो में रहता है फ्लूइड, तो ये डायनेमिक प्रेशर को करेगी। सेम का सेम ये भी दोनों डायनेमिक प्रेशर को करेंगी। तो आंसर हो गया अपना डी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ये पूछा है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस इन वेरी स्टिफ क्ले लाइज बिटवीन। अब देखो, है ना, स्टिफ क्ले हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो भी ज़्यादा होगी, है ना। जो पेनिट्रेशन स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा ना, तो रेंज होती है इसकी 15 to 30, है ना। ये आपको रेंज याद रखनी है। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है तो फैक्ट आपको याद रखना है। तो आंसर हो गया अपना 15 to 30। ये रिपीट हो सकता है तो आपको याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सबमर्ज्ड वेयर इज वन विच in which the following a submerged weir in which the water level on the downstream side of the weir is, है ना। देखो सबमर्ज्ड कब होगा वियर, सबमर्ज्ड अगर वियर है डाउनस्ट्रीम साइड में, देखो डैम अपना वियर लगा हुआ है और वो सबमर्ज्ड है ना, डाउन ये सबमर्ज्ड है वियर, तब का क्या होगा, सबमर्ज्ड है तो मतलब क्या हुआ, जो वाटर लेवल है वो क्या होगा, वो अबव द क्रस्ट लेवल होगा ना। ये क्वेश्चन है, ये इरिगेशन का क्वेश्चन है ना। जैसे वाटर जो फ्लो है वो उसका लेवल है बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे ये अपना कोई वियर लगा हुआ है ना। ये मैं इस साइड में दिखा रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन इस साइड में दिखा रहा हूँ, इसका ये वाला व्यू हो वहाँ दिखेगा वो, है ना। वियर वियर क्या होता है, गेट जैसे होते हैं वियर ना, वो डैम पे यहाँ पे लगे होते हैं। तो ये अगर ये कह रहा है कि ये सबमर्ज्ड होगा वियर, वियर सबमर्ज्ड कब होगा, जो क्रेस्ट लेवल है ना वो क्या होगा, ये किससे ऊपर होगा, जो वाटर लेवल है वो अबव द क्रस्ट लेवल होगा। तो आंसर हो गया अपना सी। तो ये क्वेश्चन जो है वो इरिगेशन का क्वेश्चन है, आंसर हो गया अपना सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। द साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक इज। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। मैं आपको यहाँ पे 3-4 डेटा बता देता हूँ, है ना। देखो क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, ऑप्शन देख लिया आपने, अब मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 22। अगर आपको एग्जाम में पूछे क्वेश्चन ऐसा आ रहा हो, स्टैंडर्ड साइज पूछे, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक, तो आपको बताना है 19 × 9 × 9, सारे सेंटीमीटर में है, ठीक है। सेंटीमीटर में सारी साइज, स्टैंडर्ड साइज पूछे ब्रिक की स्टैंडर्ड साइज बताओ, तो 19 × 9 × 9। अब पूछे नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक, तो वो मॉड्यूलर साइज, ये नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर, मॉड्यूलर का मतलब क्या हुआ, उसी जो ब्रिक है उसके साथ में उसने मोटार भी काउंट कर लिया है। मोटार जो है ना उसको भी इसने काउंट कर रखा है, तो डायमेंशन थोड़ी बढ़ जाएगी, वो होती है 20 × 10 × 10 सारे सेंटीमीटर में। फिर से मॉड्यूलर ब्रिक बोलते हैं, मॉड्यूलर साइज बोले तो ये आएगी अपने 20 × 10 × 10। तो आपको देखना है कि ये स्टैंडर्ड पूछा है या मॉड्यूलर पूछा है। तीसरा है ट्रेडिशनल ब्रिक है, उसकी साइज पूछे, उसकी साइज पूछे तो वो आपको बतानी है 23 × 11.6 × 7.4 सारी सेंटीमीटर में। तो तीनों आपको याद होनी चाहिए, तीनों क्वेश्चन किसी पे पूछा जा सकता है, और कई बार इसमें भी आपको ऑप्शन देख के आपको करना है। जैसे आपको पूछा है ना, मॉड्यूलर साइज पूछ ली और ऑप्शन में आपको ये दिया हुआ ही नहीं है, ये दिया हुआ है और कुछ अलग दिए हुए हैं, तो आपको यही आंसर आप यही आंसर करके आएंगे सही।
या फिर ये दिया हुआ है कि आपके पूछ लिया स्टैंडर्ड साइज पूछ लिया और ये नहीं दिया हुआ 22x10 दिया हुआ है तो वही करेंगे, या फिर वो क्वेश्चन जो है ना वो बोनस हो जाएगा, या फिर यही आंसर जो आप मैं बता रहा हूँ वो सही होगा। ठीक है, तो वो ऑप्शन को भी आपको थोड़ा देखना है, आपको डेटा ये याद रखना है। 3 क्वेश्चन मैंने आपको एक साथ में बता दिए, ये पूछे भी जा चुके होंगे, है ना। तो देखो क्वेश्चन अपना पढ़ो और इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, उसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वैसे तो देखो आंसर क्या होना चाहिए, मॉडल ब्रिक के लिए मुझे नॉमिनल साइज ऑफ मॉडल ब्रिक 20x10 ऑप्शन में है कहीं नहीं है, तो अपन क्या करेंगे 19x9 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना बी आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया बी। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सर्वे से है, प्लेन टेबल सर्वे। ठीक है, उसमें आती है 2 पॉइंट प्रॉब्लम और 3 पॉइंट प्रॉब्लम, उनमें से है एक क्वेश्चन। ये देखो, पढ़ो क्वेश्चन को। द फिक्स ऑफ ए प्लेन टेबल फ्रॉम द 3 नोन पॉइंट इज गुड इफ, ये जो प्लेन टेबल में ये 3 पॉइंट प्रॉब्लम है वहां से आता है, इसमें ना ये कह रहा है ये एक्यूरेसी ये बढ़िया कौन सा रहता है, अगर फिक्स ये जो ना 3 पॉइंट जो मिडिल स्टेशन है वो डिस्टेंस उसकी ज़्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, ये कंडीशन है, वो वहाँ पे डिटेल में सर आपको बताएंगे। तो आपको याद रखने के लिए यहाँ पे रख लो मिडिल स्टेशन जो अगर नियरेस्ट हो तब है ना ये फिक्स जो है वो गुड होता है, वो पॉइंट जो है वो अच्छा रहता है। तो आंसर हो गया अपना मिडिल स्टेशन इज नियरेस्ट। तो ये कहाँ से आता है, ये 3 पॉइंट प्रॉब्लम में आता है, प्लेन टेबल सर्वे में ये 3 पॉइंट प्रॉब्लम है। 3 पॉइंट प्रॉब्लम जो उसमें मिडिल स्टेशन है वो क्या होना चाहिए, मिडिल स्टेशन वो नियरेस्ट होना चाहिए, नियरेस्ट। आंसर हो गया अपना, आंसर आ गया ए, 23 में ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बबल ट्यूब पैरेलल टू द टेलीस्कोप ऑफ ए थियोडोलाइट शुड बी मोर सेंसिटिव सिंस इट्स कंट्रोल। देखो सिंस इट कंट्रोल्स, आपने थियोडोलाइट कॉलेज टाइम में देखा होगा, बीटेक में, है ना, इसमें सर्वे लैब में आपने देखा होगा। थियोडोलाइट है ना, ट्राइपॉड लगा उस पर थियोडोलाइट अपने फिट कर रखा है, उस पर एक टेलीस्कोप होता है ना, वर्टिकल सर्कल होता है, टेलीस्कोप होता है। तो वर्टिकल एक्सिस तो क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस हो जाती है उसके ट्राइपॉड के पीछे उसके सेंटर से जाते हुए, ये वर्टिकल एक्सिस हो जाती है। इसके टेलीस्कोप ऐसे लगा होगा, है ना, मैं इस वाले व्यू से बता रहा हूँ, टेलीस्कोप ऐसे लग रहा है, उसके साइड में एक बबल ट्यूब लगी होती है। तो ये वाली जो एक्सिस है ना इसके टेलीस्कोप से जाते हुए ये इस एक्सिस को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इस वर्टिकल प्लेन में, ये वर्टिकल प्लेन हो गया, ये वाले जो ये जो है ना हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, सॉरी ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये वाली लाइन है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस होते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो टेलीस्कोप के इसको डायरेक्शन बताती है। और एक ये लाइन जो होती है इसके परपेंडिकुलर, लेकिन फिर वो भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है लेकिन इसके परपेंडिकुलर, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है लेकिन इसके परपेंडिकुलर, उसको बोलते हैं टर्नियर एक्सिस। वो भी कभी क्वेश्चन आएगा तो वो भी आपको पता चल जाएगा। तो अभी आपको पता होना चाहिए एक तो वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो टेलीस्कोप वाली डायरेक्शन को बता रही है और जहां पे बबल ट्यूब साथ में लगी होती है, और एक ये होती है टर्नियर एक्सिस जो इसके परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, ये इसके टेलीस्कोप के परपेंडिकुलर होती है लेकिन हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही होती है। तो ये कौन सा हो गया, आंसर क्या हो गया अपना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, आंसर हो गया अपना हॉरिजॉन्टल एक्सिस। नेक्स्ट है क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। अब ये पूछा है ना, ये तो अभी इसने क्रशिंग स्ट्रेंथ के बारे में पूछ लिया। मैं बता देता हूं आपको सॉल्यूशन नंबर 25। गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर्टी पूछ ली ना इसने एक प्रॉपर्टी पूछी है, वो कौन सी, क्रशिंग स्ट्रेंथ की। मैं आपको 2-3 प्रॉपर्टी बताता हूं। क्रशिंग स्ट्रेंथ जो है उसकी वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए, 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है तो उसकी वैल्यू होती है 1000 से ज्यादा होना चाहिए। अगर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दे रखा है तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में 100 होना चाहिए। सेम की सेम वैल्यू बस न्यूटन में इसमें कन्वर्ट कर रखा है, इसको यूनिट में अलग यूनिट है। तो आपको क्वेश्चन में कई बार दिया होता तो आप गलत ना करें। ये 1000 जो होता है वो किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो, और जो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर दे रखे तो वो आता है 100। ठीक है,
पहली होगी क्रशिंग स्ट्रेंथ की, गुड बिल्डिंग स्टोन के लिए, ठीक है। दूसरा है जी, स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू जो 2.7 से ज़्यादा होनी चाहिए, 2.7 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब जाके ये गुड बिल्डिंग स्टोन कहलाता है, ठीक है। तीसरा वाटर कंटेंट की बात कर रहा है, जो वाटर कंटेंट जो ऑब्जर्व वाटर है वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, और 10% से ज़्यादा हो जाए तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। गुड बिल्डिंग स्टोन होने के लिए उसकी वाटर कंटेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑब्जर्व वाटर की बात कर रहा हूँ मैं, और स्ट्रक्चरल वाटर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑब्जर्व वाटर, ठीक है। स्ट्रक्चरल वाटर और ऑब्जर्व वाटर आप पढ़ चुके होंगे, है ना, सॉइल मैकेनिक्स में पहली यूनिट में, तो वहाँ पे आपको मतलब समझ गए होंगे। स्ट्रक्चरल वाटर स्ट्रक्चर के अंदर में है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10% इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन, इसमें देखो कितने सारे क्वेश्चन बन गए, रिजेक्ट कर देंगे। एक तो क्रशिंग स्ट्रेंथ का अपना क्वेश्चन आंसर क्या हो गया, 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यूनिट चेंज करके बोला हो न्यूटन पर एम स्क्वायर में तो 100 हो गया, ये क्वेश्चन अलग बन गया। जी की वैल्यू 2.7 से ज्यादा हो, ये हो गया। तीसरा है वाटर कंटेंट, जो ऑब्जर्व वाटर कंटेंट है ना वो 3% ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 10% से अगर ज्यादा हो जाता है तो अपन उसको, उसे स्टोन को अपन रिजेक्ट कर देंगे, काम में नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसमें आंसर हो गया अपना बी। तो जब भी आपको पुराने क्वेश्चन जब भी पढ़ने हैं ना, तो आपको उसको डिटेल में पढ़ें, ताकि अब नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन आएगा तो सेम का सेम क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो ऐसे पूछ सकता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, ये पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है, लिखते जाना है आपको, और पीडीएफ में मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे, सॉल्यूशन आपको यहीं से देखना है। तो ये नहीं है कि इसका सॉल्यूशन जो आपको वो पीडीएफ में नहीं मिलेगा, यहीं पे देखना आपको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। फॉर डिटरमाइनिंग द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सॉइल of soil, the recommended size of square bearing plate used in plate load test is 32। देखो ये प्लेट लोड टेस्ट होता है, उसकी जो डायमीटर, ये इसने डायमेंशन बता दी है ना, स्क्वायर प्लेट वाला यूज कर रहे हो तो उसकी डायमेंशन 32-75 सेंटीमीटर उसकी डायमेंशन है, तो स्क्वायर है तो दोनों साइड यही हो गई, विद मिनिमम थिकनेस। अब देखो प्लेट लोड टेस्ट है, इसकी कह रहा है, इसकी जो प्लेट लोड टेस्ट है इसकी जो डायमेंशन हो गई स्क्वायर है तो वो होती है इसमें 32-75 सेंटीमीटर, है ना। और जो थिकनेस है, प्लेट की थिकनेस की बात कर रहा है, वो होती है 10 mm। तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, आंसर पूछ रहा है, इसने थिकनेस के बारे में पूछा है, 10 mm नहीं दिख रहा है, तो आंसर आ गया डी। अपना आंसर तो गया डी, लेकिन क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन पूछेगा, इसने डिटेल क्वेश्चन में एक चीज खुद से दे रखी है, जो प्लेट लोड टेस्ट है उसमें जो प्लेट की डायमेंशन है 32-75 सेंटीमीटर होती है। ये आपको नेक्स्ट टाइम जब क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछ लेगा, तो आपको दोनों इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। तो प्लेट की डायमेंशन क्या होती है, रेंज होती है 32-75 सेंटीमीटर, वो टेस्ट पर डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट के ऊपर, और जो थिकनेस क्या होती है वो 10 mm, दोनों आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द माइनर लॉसेस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू, देखो माइनर लॉसेस फ्लूइड मैकेनिक्स में अपने पढ़े हैं, है ना, वेरियस रीजंस की वजह से होते हैं। ड्यू टू सडन, देखो ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू सडन एक्सपेंशन, एंट्री एग्जिट, ये सारी चीजें अपने बेंड सारी चीजें पढ़ी हैं माइनर लॉसेस पे, ठीक है। उसमें पूछ रहा है सडन कॉन्ट्रैक्शन वाले पे पूछ रहा है, वो किसकी वजह से होता है। मैंने सडन कॉन्ट्रैक्शन पे मैं डायग्राम बताया था, फिर से आपको बता देता हूँ। देखो ये हुआ, ये हुआ था, है ना, ये कोई पाइप है जिसकी डायमीटर कुछ ज़्यादा है और नेक्स्ट वाले की इसी कंपैरिजन में कम है, ऐसे है। वो सडनली, देखो सडनली कम ये हो गया ना, ऐसे होता तो ये धीरे धीरे इसकी वैल्यू, इसकी डायमीटर की वैल्यू कम होते जा रही है, जबकि यहाँ पे टैपरिंग वाला नहीं है, सडन कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो फ्लो मैंने वहाँ पे आपको डायग्राम बताया था, वो फ्लो कैसे ऐसे करता है, फिर यहाँ पे ऐसे होता है। तो मिनिमम जो ये वाला जो यहाँ लॉसेस है, यहाँ लॉस हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है और यहाँ पे लॉस हो रहा है ना। लॉस क्या होता है कि जो पूरा जो पाइप का जो डायमीटर है, क्रॉस सेक्शन है, या जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यूज नहीं हो रहा, वो लॉस है। यहाँ पे लॉस पूरा यूज नहीं हो रहा है, इससे पहले पूरा यूज हो रहा था, यहाँ पे लॉस है, पूरा यूज नहीं हो रहा है।
किस वजह से हो रहा है, ये देखो यहाँ पे सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो मिनिमम जो क्रॉस जो मिनिमम जो ना कौन सा एरिया आया, ये आया वेना कॉन्ट्रैक्टा, मैंने आपको बताया था वेना कॉन्ट्रैक्टा यहाँ आया। फ्लो जो है ना, जो एरिया क्रॉस सेक्शन कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, और इस पॉइंट पे जहां पे कम हुआ ना, वहां पे कम नहीं हुआ, ये जो दूसरा जो पाइप आया वहां पे कम नहीं हुआ, इसके आगे भी कम होते जा रहा है एरिया क्रॉस सेक्शन फ्लो का, और फिर बढ़ते जाए। तो ये किसकी वजह से आया, ये ऑप्शन देखो, ये आंसर हुआ एक्सपेंशन ऑफ फ्लो आफ्टर सडन कॉन्ट्रैक्शन। सडन कॉन्ट्रैक्शन देखो, सडन कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उसके बाद एक्सपेंशन हुआ, उसकी वजह से ये फ्लो सारा जो लॉस हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है। तो आंसर हो गया अपना बी आंसर हो गया। देखो बिना कॉन्ट्रैक्टा हुआ, उसके बाद एक्सपेंशन फिर से हो रहा है ना, तो उसकी वजह से सारा लॉस उसकी वजह से हुआ है, तो ये अपना आंसर हो गया बी। ये अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इसको आपको फिर से एक बार रिकॉल करवा दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सैंडस्टोन इज, ये जियोलॉजी का क्वेश्चन है ना, तो रॉक में पढ़ते हैं, इसका क्लासिफिकेशन है रॉक का। देखो ऑप्शन दे रखे हैं, इसके सैंडस्टोन किसका एग्जांपल है ना, कौन से टाइप की रॉक का एग्जांपल है, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूँ रॉक के बारे में, है ना। क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर ये है 28। रॉक का क्लासिफिकेशन कर रहा हूं मैं, कौन से बेसिस पे, जियोलॉजिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहा हूं, ठीक है। इसके आते हैं सेडिमेंट्री बनता है सेडिमेंट्स डिपोजिशन ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, जैसे कि सिल्ट या फिर क्ले है, उनका डिपोजिशन हो गया ओवर द टाइम, और वो क्या बनते गई, वो रॉक बन जाती है। प्रेशर उस पर वेट की वजह से, वेट बढ़ते जाएगा उसका वेट की वजह से वो कंप्रेस होके वो बन जाती है रॉक, वो होती है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। उसका एग्जांपल है, एक एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल आगे क्वेश्चन और आएंगे नेक्स्ट पेपर जब करेंगे सोल्व, तो उनमें से एक एग्जांपल है सैंडस्टोन। तो अपना आंसर तो हो गया सैंडस्टोन, ठीक है। एसी से बनता है, याद रखने के लिए सेडिमेंट्री सैंड है, तो ये सिमिलर चीज हो गया, ये भी मिट्टी से बनता है लगभग, सिल्ट और क्ले जो क्या मिट्टी होती है ना, तो सैंडस्टोन से याद रखने के लिए आपको ये सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट है अपना इग्नियस। इग्नियस क्या होता है, इग्नियस रॉक बनता है जो लावा या मैग्मा, वो जो बाहर निकलता है ना, ये तीनों, ये बाहर भी निकल सकता है या फिर इसकी जो अर्थ है उसकी सरफेस के अंदर भी बन सकता है। ये किसकी वजह से बनता है, ये बनता है जो लावा है उसके सोलिडिफिकेशन की वजह से बनता है ना, वो कूल होता है, वो ठंडा होके उसका सोलिडिफिकेशन बनता है, उससे ये अपनी रॉक बन जाएगी इग्नियस रॉक। इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, उनमें से एक जो दे रखा है इसने ऑप्शन में दे रखा है वोल्केनिक रॉक, उनमें से एक ये है वोल्केनिक, प्लूटोनिक, हाइड्रोबेसल, ये इसका फर्दर क्लासिफिकेशन है, वो हो गया। नंबर 3 मेटामॉर्फिक, ये जो है ये बनती है जो प्री एग्जिस्टिंग रॉक होती हैं, या तो सेडिमेंट्री हो या इग्नियस हो, उन्हीं से ही आगे बनती है। क्या बनेगी, ये प्री एग्जिस्टिंग रॉक है, कोई सी भी इनमें से एक है ना, या तो सेडिमेंट्री है या इग्नियस है, उस पे हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस पे ये रॉक है वो किस में बदल जाएंगी, वो बदल जाती हैं मेटामॉर्फिक में, उसमें कन्वर्ट हो जाती हैं रॉक। तो उसके एग्जांपल भी पढ़ेंगे, तो मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दिया है, आगे और क्वेश्चन आएंगे उसके, तो मैं इसके एक एग्जांपल थोड़ा और डिटेल में बता दूंगा, और क्वेश्चन आएंगे उसे, और दूसरे बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है वो भी मैं आपको, और नेक्स्ट में क्वेश्चन आएगा देखो वहां पे देखेंगे। तो थोड़ा बेसिक मैंने आपको बता दिया इसका क्लासिफिकेशन, ये कौन कौन सी रॉक क्या क्या होती हैं, ताकि आपको नेक्स्ट में अगर ऑप्शन में आए तो आपको पता होना थोड़ा बहुत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना आंसर क्या हो गया, सैंडस्टोन किसका एग्जांपल है, सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है, और अपन डिटेल में पढ़ेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसके बारे में छोटा छोटा डिटेलिंग में पढ़ लेंगे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 का, क्वेश्चन नंबर 29, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर है ना फॉर ए वेल ग्रेडेड सॉइल मस्ट बी। देखो सीसी की वैल्यू पूछा है, क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर किसने का 29 है ना 29। इसने पूछा सीसी की रेंज पूछी है, कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर उसकी रेंज पूछी है। सर ने आपको बताया होगा अगर रेंज 1 to 3 के बीच में हो तो वेल ग्रेडेड होती है, ये बिल्कुल ही स्टैंडर्ड है याद रखने के लिए। अगर इसके बीच में है तो वेल ग्रेडेड, 1 से कम या 3 से ज़्यादा
तो क्या हो जाएगा, वो पूरी ग्रेडेड हो जाए। तो आंसर क्या हो गया अपना, इसके रेंज में कौन सा दे रखा ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हो, तो आंसर हो गया अपना डी। तो 29 में डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 30, क्वेश्चन नंबर 30। ए सीवर विच रिसीव द डिस्चार्ज ऑफ ए नंबर ऑफ हाउस सीवर्स इज कॉल्ड। ये देखो सीवर का सिस्टम है, सर आपको पढ़ा रहे हैं अभी सीवर का फिर पूरा ना उसका जो आपको बताएंगे कि कैसे कैसे उसका सिस्टम कैसे होता है, वो आपको मैप के जरिए आपको थोड़ा बता देंगे, है ना। मैं आपको इसको थोड़ा ब्रीफ में बता दूं कैसे होता है इसका सीवर का जो सिस्टम होता है वो कैसे होता है। ठीक है, देखो ऐसा होता है कुछ, ये यहां पे है अपना सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, आगे जगह नहीं इसलिए नहीं, मैं यहीं पे बना रहा हूं। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है, ठीक है। यहां से जो जुड़ी हुई होगी वो जो पाइप है मेन, इसको बोलते हैं, इसको मेन सीवर बोलते हैं, मेन सीवर बोलते हैं। ठीक है, और ये एम जो मैंने लिखा है ये मेन होल्स। मेन होल्स के बारे में सर बताएंगे आपको, अलग अलग क्या उसकी डायमेंशन, उसकी रेंज क्या होती है डायमीटर की, उसकी हाइट की रेंज क्या होती है, वो भी इस पर क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो ये होता है मेन होल्स। मेन होल्स आपने देखे होंगे, है ना, सफाई वफाई के काम के लिए होते हैं, फ्लो अगर रुक जाए तो उसके लिए भी होते हैं। तो देखो ये हो गया मेन होल प्रोवाइड कर रखे हैं आपने। इससे जुड़ के अगर ये जा रहा है उसको बोलते हैं ब्रांच सीवर। ये मेन होल है और आगे जा रहा है ब्रांच सीवर। ये मैंने आपको देखो यहाँ पे बताया मैंने, आगे ये कहीं से भी जुड़ सकता है ना, बहुत लंबा, ये तो सिर्फ एक छोटा सा मैंने आपको समझाने के लिए बताया है ना, इसकी लेंथ जो है काफी बड़ी हो सकती है। और इससे आगे जो जुड़ा हुआ है वो है, उसको बोलते हैं लेटरल। लेटरल इसको मैं कम जगह में बताने के लिए थोड़ा सा इसको एक लाइन में दिखा देता हूँ। ये है लेटरल, और ये क्या करता है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स हैं, है ना, अपने अपने घर का जो गंदा पानी जो निकलता है ना, सीवेज वाटर है वो निकलता है, उसको वे निकलता बहुत सारे हाउस होल्ड्स होंगे, उनमें से ये लेटरल जो सीवर है वो लेता है। तो मैंने इसको रिवर्स डायरेक्शन में लेके गया हूँ। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से कौन सा होता है, मेन सीवर लेता है, मेन सीवर पहुंचाता है वहां तक। उससे पहले कौन सा होता है, इससे नीचे वाला कौन सा होता है, ब्रांच सीवर। बहुत सारे ब्रांच सीवर जुड़े होंगे मेन वाले से। उस ब्रांच सीवर से कौन से जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे लेटरल। लेटरल वाले से होंगे हाउस वाले, एक एक जो एक जैसे बहुत सारे हाउस 2 नंबर 3 नंबर ये हाउस नंबर बता रखे मैं, अपना हाउस वाला ही है ना सीवर होगा, उससे पाइप से सीएस ने कनेक्ट कर रखा है इससे लेटरल वाले से, लेटरल से ब्रांच, ब्रांच से मेन, और मेन से उसके बाद पहुंचता है सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से पहुंचता है। ठीक है, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। तो ये आपको थोड़ा आइडिया हो गया। अब ये बताओ, क्वेश्चन देख के बताओ कि हाउस से ना ए नंबर ऑफ हाउस होल्ड से कौन सा जुड़ा होगा, वो जुड़ा होगा लेटरल। देखो ये लेटरल आ गया, अपना आंसर हो गया लेटरल। क्वेश्चन इस पे कैसे ही बन सकता है ना, मैंने इसलिए आपको एक ही बता दिया कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट था, कौन सा इससे जुड़ा हुआ जो मेन जो कौन सा सीवर जुड़ा होता है, तो अपना आंसर हो जाएगा मेन सीवर जुड़ा होता है। इससे इस डायग्राम से नंबर ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैंने आपको थोड़ा सा इसको ब्रीफ में बता दिया। चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, आंसर हो गया अपना बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस स्टाफ इज यूज्ड फॉर, है ना। अब ये देखो क्रॉस स्टाफ है, इसका आंसर तो है पहला सेटिंग आउट राइट एंगल। तो लेकिन आपको सिर्फ आंसर ए में नहीं रुकना है, आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और याद रखनी है। तो ये तो बिल्कुल ना इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन आपको देखो याद रखना है, आपको याद रखना है क्रॉस स्टाफ ना, ऑप्टिकल स्क्वायर, एक है प्रिज्मेटिक स्क्वायर। ये तीनों आपको याद रखने हैं। वो किसके लिए आते हैं, ये सेटिंग आउट राइट एंगल। इसके लिए यूज किया जाता है। तो
नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा तो ये इस पे बने या इस पे बने, तो तीनों आपको याद रख लो। तीनों का यूज किया जाता है राइट एंगल सेट करने के लिए, क्रोसेट-स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर, प्रिज्मेटिक स्क्वायर। ठीक है, तीनों इन्फॉर्मेशन मैंने एक साथ आपको बता दी, इन इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर हो गया अपना ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रॉक्स हैविंग एल्यूमिना और क्ले एज देयर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट आर कॉल्ड। अब देखो फिर से ये क्लासिफिकेशन आ गया रॉक का। तो मैंने बताया था आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक बताया, किसके बेसिस पे बताया था अभी, जियोलॉजिकल बेसिस पे। नेक्स्ट जो है ये है अपना इसके केमिकल बेसिस पे। ठीक है, तो इसको आप देख लो, सॉल्यूशन नंबर 32। इसे क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, केमिकल बेसिस पे। ठीक है, तो इसमें 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला इसमें देखो ऑप्शन दे रखे हैं, उसी हिसाब से चल रहा हूं मैं। सिलिशियस, सिलिशियस दे रखा है, पहला क्या दे रखा है, सिलिशियस दे रखा है ना। सिलिशियस में क्या होता है, जो वो बनता है किसी सिलिका की वजह से बनता है। सिलिका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है उसमें होता है सिलिका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 बन जाएगा। तो सिलिका जो सिलिशियस में क्या होता है, सिलिका। दूसरा है इसका दूसरा ऑप्शन दे रखा है इसने, एग्रीलेशियस। एग्रीलेशियस उसमें होता है एल्यूमिना, मतलब Al2O3 और क्ले। जो मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है ये एल्यूमिना या फिर क्ले। तीसरा है अपना कैल्सीलेशियस है, कैल्सीकेरियस। स्पेलिंग आप देख लेना, है ना, ऑप्शन में दिख जाएगी आप वैसे आपको। इसमें होता है CaCO3, है ना, या फिर इसको बोलते हैं लाइम। तो 3 जो इसके क्लासिफिकेशन है, पहला है सिलिशियस, एग्रीलेशियस, और तीसरा जो है इसका स्पेलिंग भी आपको सही से बता दूं मैं, तो स्पेलिंग है इसकी कैलकेरियस है, कैलकेरियस। ठीक है, कैलकेरियस है, इसमें लाइम या फिर CaCO3 जिसको बोलते हैं, इसका CaCO3 वो इसका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो तीनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना। और ये किसके बेसिस से क्लासिफिकेशन है, ये केमिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो अपना आंसर क्या हो गया, अब देखो आंसर क्या हो गया, पूछा क्या है, लाइम नहीं सॉरी, इसने पूछा है क्ले या फिर एल्यूमिना। क्ले, ये आ गया अपना आंसर। चलिए इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे, 32 क्वेश्चन हो गए, आगे इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.